गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हम लेकर के आए हैं वेलकम टू नॉलेज हब। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री, जो कि हमारा विषय है पहला यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए आज इसके बारे में कुछ जानते हैं। हमारा पहला है इसमें कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडी सोर्यूव ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा, जो उसे शब्दों में जनतंत्रिका और सामाजिक गणतंत्रों में मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र देखें। फर्स्ट में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानदेह की मशाल को पहचान सकते हैं, जो उसके हाथ में एक दूसरे मनुष्य के अधिकारों को घोषणा पत्र प्रतिमा के सामने जमीन पर निरकुंस स्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। शौर्यों के काल प्रदर्शन में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बांटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कही गई इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारियों तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय शौर्य ने यह छवि निर्मित किया, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीद की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठन करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही गवर्नरी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, सतह और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में कई विषय उठाए जाएंगे, जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति शौर्य ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अतः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे, जिनमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र का प्रयुक्तता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना काल से नहीं था। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों के सरगर्मियों की निर्मित हुई थी। यह अध्ययन उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनकी तरह 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पहला है हमारा फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और सांविधिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुत्व राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांतियों ने घोषणा की अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन हुआ
गठन होगा और वे ही उसकी नीति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पृष्ठभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ली थी। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल एजेंसी कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात निःशुल्क प्राप्त कर दिए गए और भारत तक नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों के हस्तोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रांस जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषित की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरा शब्द में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियां और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्ध के रूप शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाओं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशी में ले जाने लगे। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वह उसके एक ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारियों सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिकता संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की सहायता के नाम से जाना जाता है ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उनके कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता के फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपति ने नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन से सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों को फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली-जुली प्रतिक्रियाएं थीं। शुरुआत में उनके स्थानों पर हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रेस्ट, मेज, मिलान और वर्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाली की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआत उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं रही, बढ़े हुए कार शेक्सपियर और बाकी यूरोप को जीतने के लिए
फ्रांस सेना और जर्मन भर्ती से हो रही नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिली फायदे से कहीं ज़्यादा नजर आने लगी। अब हम जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डाचियों और कैंटनों में बांटे हुए थे, जिसके शासकों के स्वतंत्र क्षेत्र से पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वह अपने आप को एक समूह पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातियों समूहों सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हेजेनोक साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़कर बना था, जिसमें एल्प्स के टिलराउ, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग के जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हॉसबर्ग साम्राज्य के लोवांडे और वेनेशिया जैसे इतावादी भाषा प्रांत में शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग भिन्न बोलियां का इस्तेमाल करते थे। गलीशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इस प्रभावशाली समूहों के अलावा वर्सोलियन समाज की सीमा रेखाएं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवन, कॉर्नेलिया में स्लोवेन, दक्षिण में क्रोटेन तथा पूरब की तरफ ट्रांसवोल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसे फर्क राजनीतियों एवं एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल साम्राज्य के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजन के आर पार व्यक्तित हुए। वह ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच में फ्रांस भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधन से आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग के लिहाज में एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। परिश्रम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्से में औद्योगिक उत्पादन और व्यवहार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादक पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिक 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्य के कुछ हिस्से में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के लोग, उद्योगपतियां, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेष अधिकारियों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग के बीच की राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम चैप्टर 1 का हिस्ट्री से कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन लेकर के आए थे और मैं इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।